हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्पर। आज हम बात करेंगे शिक्षक सहायता। शिक्षक सहायता से आप क्या समझते हैं? जो हमारा नॉलेज एंड करिकुलम का पेपर है, इसका शॉर्ट नोट में कई बार पूछा गया है हमारी प्रीवियस ईयर में। तो हम देखते हैं कि शिक्षक सहायता आखिर होती क्या है। कि हर शिक्षक ही विद्यालय की शिक्षा पद्धति की क्या है, शक्ति है। जो हमारा शिक्षक है वो विद्यालय की शिक्षा पद्धति है, उसकी शक्ति है। ये सत्य है कि विद्यालय भवन, पाठ सहगामी क्रियाएं तथा पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण सहायक सामग्री आदि सभी की वस्तुएं शैक्षिक कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। जो हमारी पाठ सहगामी क्रियाएं, पाठ पुस्तकें हैं और जो हमारी शिक्षण सहायक सामग्री है या फिर जितनी भी शैक्षिक कार्यक्रम में क्या करती हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। सबका अपना अपना रोल होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, परंतु उनको प्रयोग लाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होगा तब तक क्या है, स्वतंत्र रूप से शिक्षक द्वारा इन्हें शक्ति प्रदान नहीं की जाएगी। क्या है, शिक्षक जब तक इनको प्रयोग करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होगा तब तक क्या है, स्वतंत्र रूप से शिक्षक द्वारा इन्हें शक्ति प्रदान नहीं की जाएगी। इन सब के प्रयोग के लिए क्या है, शिक्षक को पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, तभी हमारा शिक्षण अधिगम प्रभावशाली बन सकता है। अब बात करते हैं शिक्षक सहायता का हमारा अर्थ क्या है, कि शिक्षक सहायता आखिर होती क्या। तो क्या है, सहायता का अर्थ है आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता। जब अध्यापक स्वतंत्र रूप से शिक्षण कार्य करेगा तो वह कक्षा कक्ष को अधिक प्रभावशाली बना सकता है। यहाँ पे अध्यापक कैसे स्वतंत्र रूप से शिक्षण कार्य करेगा तो वह कक्षा कक्ष को अधिक प्रभावशाली बना सकता है और कक्षा में अधिक शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकता है। मतलब मेनली बात वही आ रही, अध्यापक की स्वतंत्रता। जब तक अध्यापक स्वतंत्र रूप से शिक्षण कार्य करेगा तब वह अधिक से अधिक शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकता है, जिससे बालक को जो ज्ञान होगा वो आसानी से प्राप्त कर सकता है और उस प्राप्त ज्ञान स्थायी भी हो सकता है। क्योंकि कई प्रकार की शिक्षण विधियाँ क्या करती हैं, हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाती हैं। अब बात आती है हमारी एडवांटेजेस ऑफ टीचर ऑटोनॉमी, मतलब इसके क्या लाभ हो सकते हैं। तो हमारा पहला क्या है, शिक्षक सहायता क्या करती, कार्य क्षमता में वृद्धि करती है। जो हमारा स्वायत्ता या फिर स्वतंत्रता है, या क्या शिक्षक की कार्य क्षमता में क्या करती है, वृद्धि करती है। दूसरा है, अध्यापक को स्वतंत्रता होने पर वह अपने अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकता है। जो हमारा टीचर या फिर अध्यापक, इसको अगर स्वतंत्रता होगी तो वह अपने अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। पहला, कार्य क्षमता में वृद्धि। दूसरा, अपने अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। तीसरा, वातावरण में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली हो सकती है। अगर टीचर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उसको स्वतंत्रता दी जा रही है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली हो सकती है। अब बात करते हैं सहायता क्या करती है, शिक्षक व शिक्षार्थियों के मध्य अच्छा संबंध बनाने में मदद करती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हमारा शिक्षक और शिक्षार्थी हैं, इन दोनों के बीच क्या एक अच्छा संबंध होना चाहिए। और जो क्या करती है, स्वतंत्रता या फिर स्वायत्ता इस प्रक्रिया को क्या करती है, पूर्ण करने में मदद करती है। दोनों के बीच, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अच्छा संबंध बनाने में मदद करती है। अब किसी इसके गुण की बात होगी, अब इसके अवगुण, मतलब अगर इसके एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। मतलब क्या क्या हैं, अब देखते हैं हम इसके। जहाँ सहायता प्रभावी शिक्षक प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है, वहीं इसके कुछ क्या हैं, दोष भी हैं। अब इसके दोषों की बात करेंगे हम, इसके क्योंकि कौन कौन से दोष हैं इसके। तो क्या है, अधिक स्वायत्ता अधिक गैर जिम्मेदारी बनाती है। यहाँ पे पूरा नहीं है, कट हो गया। जो अधिक स्वतंत्रता है वो टीचर को क्या करती है, अधिक गैर जिम्मेदार बनाती है। या फिर अधिक स्वतंत्रता होने पर शिक्षण पाठ्यक्रम को समय पर समाप्त नहीं कर सकते हैं। अधिक स्वतंत्रता अगर दे दी जाए तो हमारा जो शिक्षक है वो पाठ्यक्रम को ठीक प्रकार से सही समय पर समाप्त नहीं कर सकता है। अधिक स्वायत्ता होने पर विद्यालय में अनुशासनहीनता बनी रहती है। फिर नेक्स्ट है हमारा मानव की प्रकृति होती है कि वह स्वतंत्रता का अर्थ किससे, स्वच्छंदता से लगाने लगता है। जो ह्यूमन नेचर है उसका यही है कि वह स्वतंत्रता का अर्थ किससे लगाने लगता है, स्वच्छंदता से लगाने लगता है। अब बात आती है हमारी, मतलब इसके निष्कर्ष निकालेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि टीचर को ना तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए और ना ही उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली नहीं बन सकती। इसलिए आवश्यक है कुछ नियमों के अनुसार ही उसको क्या किया जाए, स्वतंत्रता दी जाए। भाई इसमें लिखा है हमारा कि अतः निष्कर्ष है कि पूर्ण स्वायत्ता भी शिक्षक के लिए हानिकारक होती है। मतलब पूर्ण स्वतंत्रता होती है वो भी शिक्षक के लिए हानिकारक होती, और पूर्ण प्रतिबंध लगाकर भी उत्तम शिक्षण नहीं कराया जा सकता। अगर आप स्वतंत्रता दे रहे हैं बहुत अधिक, वो भी हानिकारक है, और अगर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाकर शिक्षण प्रक्रिया करा रहे हैं तो भी वह सफल नहीं हो सकती। इसलिए आवश्यक है कि स्वायत्ता आवश्यक होनी चाहिए, मतलब स्वतंत्रता आवश्यक होनी चाहिए, पर कुछ नियमों विनियमों के साथ प्रदान की जानी चाहिए। किसको, अध्यापक को, तभी हमारी शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली हो सकती है।
अब हम बात करते हैं शिक्षक जवाबदेही कि आखिर हम शिक्षक जवाबदेही से क्या समझते हैं। तो क्या है हमारा जवाबदेही का अर्थ होता है उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना या कर्तव्यों की पूर्ति की समीक्षा करना। जो जवाबदेही है उसका अर्थ है उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना या कर्तव्यों की पूर्ति की समीक्षा करना। अब हमारे समाज के प्रति क्या ना, हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। इन उत्तरदायित्वों को निभाना क्या है, हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार इसे निभाते हैं उसके लिए हमें किसी दूसरे इंसान द्वारा अपने किए गए कार्य का लेखा जोखा लेते हैं। मतलब हम इस कार्यों को किस प्रकार से निभा रहे हैं और क्या करते हैं उसके लिए किसी कार्य का लेखा जोखा लिखवाते हैं, किससे, दूसरे इंसान द्वारा। जो व्यक्ति लेखा जोखा लेता है जो व्यक्ति लेखा जोखा लेने के लिए अधिकृत है, हम उस व्यक्ति के प्रति क्या है, जवाबदेह होते हैं। मतलब हमारे समाज के प्रति कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व हैं और उन उत्तरदायित्वों को निभाना हमारा कर्तव्य है। हम अपने उत्तरदायित्वों को किस प्रकार से निभा रहे हैं, किस हद तक निभा रहे हैं, इन सब के लिए हम क्या करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लेखा जोखा लिया जाता है हमारा। और जो व्यक्ति लेखा जोखा लेने के लिए क्या होता है, अधिकृत होता है, उसे उस व्यक्ति के प्रति जवाबदेह कहते हैं। अब हमारी डेफिनेशन है एक, जो किसने दी है, हमारी हेमन ने। इन्होंने कहा है कि उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों या फिर अपने अधीनों से कर्तव्यों की समीक्षा कराना ही जवाबदेही कहलाता है। जो हमारे उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीन या फिर अपने जो उनके निकट हैं उनसे उनके कर्तव्यों, मतलब मेरे निकट मान लिया कोई है, ठीक है, जिससे मैं अपने कर्तव्यों की समीक्षा करा रही हूँ, वो ही क्या कहलाता है, हमारा जवाबदेही। अब बात आती है कि जवाबदेही के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो क्या हमारी मेनली 5 टाइप की होती है। पहली क्या है हमारी कानूनी जवाबदेही, प्रशासनिक जवाबदेही। दूसरी है हमारी कानूनी जवाबदेही। तीसरी हमारी वित्तीय। चौथी हमारी नैतिक। पांचवी हमारी व्यक्तिगत। मतलब पहली क्या हमारी प्रशासनिक जवाबदेही, दूसरी कानूनी जवाबदेही, तीसरी हमारी वित्तीय, चौथी नैतिक, फिर हमारी व्यक्तिगत। अब है शिक्षा में जवाबदेही कि शिक्षा में क्या हो सकती है हमारी जवाबदेही। तो क्या है, किसी भी व्यवसाय या फिर यहाँ पे थोड़ा क्रॉप हो, किसी व्यवसाय या कार्य में जहाँ कुछ दायित्व सौंपे जाते हैं, उन दायित्वों की बदले में हमें कुछ धन या पारिश्रमिक दिया जाता है, तब हमारा एक कर्तव्य बनता है कि वह कार्य पूर्ण विश्वास एवं लगन के साथ इसी प्रकार शिक्षा व्यवस्था में भी ऐसे कार्यों के कर्मचारी होते हैं। जो हमारा उत्तरदायित्व है या फिर किसी व्यवसाय हम जो कर रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं उसके प्रति हमारे जो दायित्व उत्तरदायित्व हैं कि हमें कुछ कार्य कराया जाए और उसके बदले में हमसे धन या पारिश्रमिक दिया जाए, तब हम क्या करते हैं, उस कार्य को मन लगन के साथ पूरा करते हैं। इसी प्रकार क्या है, शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक, प्राचार्य आदि ऐसे कर्मचारी जिनके द्वारा किए गए कार्यों का पूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर आधारित